हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। हमने क्लास 7 हिस्ट्री का दूसरा पार्ट पढ़ लिया था। आधा पार्ट पढ़े थे, जिसमें से एक पार्ट हमने आपको आप पढ़ चुके हैं, जो आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। हम जो है अब इस अध्याय के दूसरे पाठ को देखेंगे, जिसमें आपको मोहम्मद गजनवी और दक्षिण के भारत को हम देखने वाले हैं। ये नए राज्य एवं राजाओं का उदय कैसे होता है और यह जो है कैसे शासन करते हैं, इन सारी बातों को हमने पहले पार्ट में कुछ नए राजवंशों का जो उदय होता है, 4 राजवंश जो आपको कौन कौन से होते हैं, प्रतिहार होते हैं और मध्य भारत में प्रतिहार राष्ट्रकूट होता है। ये सारे जो आपको देखने को मिलते हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत में, जो है ये सारे जो हैं क्षेत्र में जो भी नए नए शासन, जो सामंत का उदय हो जाता है कि धीरे धीरे सामंत जो है अपना राज स्थापित करना शुरू, आज़ाद खुद को घोषित कर देता है। ये सारे बातें जो हमने पढ़े थे। इसमें 4 जो राजपूत थे, जो कि कौन कौन थे, वो प्रतिहार थे, चौहान थे, सोलंकी थे और परमार थे। ये सारे बात हमने अध्ययन पहले अध्याय में कर लिए हैं। सामंत कौन कहलाता था, तो जो राजा होता था, राजा को एक राजा हराता था तो वही जो है सामंत राजा के नीचे होता था, वो उसी को सामंत कहा जाता था। और जो सामंत भी जो है और सामंत क्या करता था, तो राजा के बाद जो है पदवी उसका होता था और वह अपने ऊपर जो है अपने आगे भी जो है महाधिराज का उपाधि, बहुत सारी उपाधि वो धारण करता था। कन्नौज के बारे में भी हमने पढ़ा था और कन्नौज के बाद हम जो है उसकी क्यों लड़ाई हो रही थी, तो कन्नौज बीच में था। क्या था? कन्नौज बीच में था। और यहाँ पर जो है कौन कौन था जो इसके लिए लड़ रहा था, तो पाल था। और यह कौन था, तो नीचे जो था राष्ट्रकूट था और जो है आपका चौहान और प्रतिहार था। ये सब सारे जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि कन्नौज पर अधिकार हो जाए। गंगा के क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर औपनिवेशिक जो है यहाँ पर जो है क्या व्यापार बढ़ सके, उपनिवेश नहीं बल्कि व्यापार बढ़ सके। और यहाँ पर जो हमने ये सारी बातों को देखा था और सब ने एक एक बार जो है इस क्षेत्र को जीता था। और अल्बेनी ने संकेत भी दिया था, और बेरूनी ने कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान क्या है, हमारा देश कोई नहीं है। भारत के समान हमारा जो है और कोई भी देश नहीं है और कोई ऐसा राष्ट्र भी नहीं है। और यहाँ के जो राजा होते थे, वो जो राजा होते थे, उनके राजा के समान और भी कोई भी राजा नहीं है और ना यहाँ के जैसा कहीं पर विज्ञान जो है विकसित है। ये सारे जो हैं आपको बेरूनी के एक किताब का क्या नाम था, तो तारीख़ हिंद में ये संकेत मिलते हैं। अब देखेंगे हम महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जो है क्या और कैसे आता है और इसका शासनकाल कैसा था। चलिए, हमने एक जो है 2 मिनट में पीछे जो पहले पाठ में हमने पढ़ा था उसकी थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। अब हम एक नया सिरा से पढ़ने वाले हैं, महमूद गजनवी। यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। लिखा गया है महमूद गजनवी कहाँ का था और कैसे आया, ये सारे बात हम देखेंगे। देखिए, गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में एक छोटा सा राज्य था, जो अभी का अभी अफगानिस्तान दिख रहा है, जिसको तालिबान, मतलब अभी तालिबान का शासन है वहाँ पे। ये क्या था, ये वहीं पर अफगानिस्तान में ही जो है स्थित एक गजनी छोटा सा राज्य था। इसकी स्थापना किसने की, तो एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की। एक तुर्क सरदार था, ये 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना करता है, गजनी की। और उसके उत्तराधिकारियों में महमूद भी था और इसके उत्तराधिकारी में महमूद भी आता है। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था और यहाँ पर जो है शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की जो चाह गजनी के पास थी। गजनी को जो है एक शक्तिशाली राज्य बनाना की चाह गजनवी सोचता था। हम इसको जो है एक शक्तिशाली जो है भूभाग इसको बनाए, मतलब एक शक्तिशाली साम्राज्य इसको हम बनाएं। अतः जो है उसने मध्य एशिया के कुछ भागों जैसे कि ईरान और उप महाद्वीपों के कुछ उत्तर पश्चिम हिस्सों में जीत लेना चाहता था। जो ये आप भाग देख रहे हैं ईरान के बगल में, जो ये क्या है, मध्य एशिया में आता है। और यहीं पर उत्तर पश्चिम जो है, यहाँ पर जो है इस भाग को, जो कि अफगानिस्तान के जो इधर आता है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया आ गया, ये सब भाग जो है वो जीतना चाहता था। सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। याद रखेंगे कब से कब, तो 1010 से लेकर 1025 तक
ये जो है उन क्षेत्रों में आक्रमण किया जहाँ पर मंदिर थे, बहुत ही संपन्न मंदिर, जैसे सोमनाथ का, गुजरात का, यहाँ पर उन्होंने बहुत बार आक्रमण किया। देखिए इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। सोमनाथ मंदिर पर कौन आक्रमण करता है सबसे ज़्यादा? तो वो करता है महमूद गजनवी। कब से कब तक भारत में आक्रमण करता है? तो 1010 से लेकर 1025 तक। याद रखेंगे इसके काल को, भारत के जो है आक्रमण काल को रखेंगे याद। और जो है सबसे ज़्यादा ये करता है किस पर? तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। ऐसे आपसे पूछा भी जाता है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? कहाँ पर है? तो गुजरात में है, याद रखेंगे आप। ये जो है काफ़ी वैभव, इसके धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध ये सोमनाथ का मंदिर था। सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली, क्योंकि उसके आक्रमणों से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। महमूद गजनवी की जो मृत्यु कब होती है? तो 1030 में। कब होती है? 1030। आक्रमण कब से कब करता है? तो 1010 से लेकर 1025 तक। और यह जो है कहाँ कहाँ आक्रमण करता है? तो मंदिरों पर, जो संपन्न मंदिर होते थे उस पर आक्रमण करता था, जैसे मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन, सोमनाथ। और सोमनाथ आपसे पूछता भी कि सोमनाथ कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? तो 1030 में। आक्रमण करता है 1010 से लेकर 1025 तक। कहाँ का था? तो गजनी का था। गजनी कहाँ है? तो अभी आधुनिक जो अफगानिस्तान है वहाँ पे गजनी था। गजनी के शासक जो हैं, गजनी के संस्थापक कौन थे? तो तुर्क शासक। कब जो है स्थापना होती है? तो 10वीं शताब्दी में होती है। और ये उत्तराधिकारी में कौन आता है? तो महमूद गजनवी आया था। और इसने जो है मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम जो भारत उपमहाद्वीप है उसको जीतने की हर संभव कोशिश की और अपने साम्राज्य को विकसित करने की कोशिश की। और इसी के क्रम में जो है इन्होंने उत्तर जो है पश्चिम हिस्से को जो है यहाँ पर भारत में जो है बहुत बार आक्रमण किया और मंदिरों को लूटा। और 1030 में इसकी मृत्यु होती है। एक आप एनालिसिस यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म में की। चले गए आगे। देखिए क्या है कि समकालीन इतिहासकारों ने महमूद के आक्रमणों के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा। अब देखेंगे उसका उद्देश्य क्या था। महमूद जो था, महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। इस्लाम की प्रतिष्ठा क्या हो? स्थापित हो। कहाँ? भारत में। जबकि कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। मतलब इतिहासकारों के मत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखेंगे आक्रमणों का प्रभाव क्या होता है। जब महमूद का आक्रमण होता है तो क्या होता है? आपसे ये भी पूछा जाता है किसने 17 बार आक्रमण किया? लगातार जो है 17 बार आक्रमण करता है तो वो महमूद गजनवी ही था। यहाँ पर बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे इसमें क्या है, प्रभाव क्या होता है। तो महमूद के आक्रमणों का प्रभाव जो है भारत पर अस्थायी नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कोई अस्थायी राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। आता था, लूटता था और चल जाता था। यह देखिए हर विजय अभियान के बाद धन लूटकर वह गजनी वापस लौटता रहा। भारत पर जो है उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? तो आपसे पूछा भी जाता है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किसने किया? तो महमूद गजनवी ने। कहाँ का था? तो गजनी का। अभी कहाँ गजनी पड़ता है? तो आधुनिक अफगानिस्तान। यहाँ पर आपको याद रखने हैं। चलिए यहाँ पर एक बात याद रखना है कि 17 बार किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने। ये याद रखेंगे। आता था, धन लौट के चला जाता था। यहाँ पर कोई उसकी जो है शासन व्यवस्था की कोई बात थी ही नहीं। देखिए आगे देखेंगे भारत पर उसने जो है लगभग कितने बार? तो 17 बार आक्रमण किए। और उसके बाद जो है और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं और सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया और उन्हें पराजित किया। और प्रत्येक बार जो है उन्होंने क्या किया? तो भारतीय जो राजा होते थे उनको हराया और बहुत ही सैनिक हो या कुछ आर्थिक हो, हर चीज़ को उन्होंने नुकसान ही दिया। इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। और यही आक्रमण है भारत में जो है महमूद गजनवी के आक्रमण से भारत की राजनीतिक और सैनिक जो है दुर्बलता का पता चलता है। आगे चलकर तुर्क और अफगान ने कई बार भारत पर चढ़ाई की। और उसके बाद जो है तुर्क था और अफगान था, ये जो है भारत पर कई बार चढ़ाई करता है और जो है चढ़ाई की और तथा अस्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में भी
सफल रहा और यहाँ पर आकर अफगान शासन का नींव पड़ता है और यह अस्थायी शासन भी करता है। देखिए, अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। जो हिंदू और मुस्लिम जो होते थे, जो यहाँ पर आए थे, जो यहाँ पर प्रचार प्रसार जो कर रहा था इस्लाम धर्म का, वो इसमें आपको संस्कृति के बीच में जो है संपर्क जो है स्थापित, हिंदू और इस्लाम संस्कृति के बीच जो संपर्क होता है वो स्थापित करने में उसका योगदान भी मिलता है। संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। देखिए, एक महाकाव्य है जो कि शाहनामा है। क्या है? एक महाकाव्य शाहनामा। महाकाव्य का लेखक कौन है? तो फिरदौसी। उसी के संरक्षण में रहा। किसके संरक्षण में? तो ये अफगान शासक के संरक्षण में रहे थे। गजनवी जो तुर्क शासक था और यह आपको पता है कि गजनी से आया था और यह जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर करता था और इसमें जो है हिंदू और इस्लाम के संस्कृति के बीच जो है संपर्क का भी योगदान इनका रहा था। और इसी के शासनकाल में, इसी के संरक्षण में जो है एक लेखक हुए फिरदौसी और उनका लेखन क्या है? तो उनका है लिखा हुआ बुक शाहनामा। क्या है? तो शाहनामा किनका बुक है? तो फिरदौसी का। किसका बुक है? फिरदौसी का। कौन बुक है? शाहनामा। शाहनामा किनके संरक्षण में रहा? तो फिरदौसी। आगे चलेंगे, लेखक कौन थे? फिरदौसी किसके लेखक? शाहनामा के। चलिए, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी को भारत भेजा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने भारत में अल बेरूनी को भेजा? तो ये फिरदौसी ने ही जो है मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? तो अल बेरूनी। ये कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के कौन प्रसिद्ध विद्वान था? अल बेरूनी। कहाँ आया? भारत आया। किसने भेजा? फिरदौसी ने भेजा। ये याद रखिएगा। चलिए आगे, कि उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी। किसने लिखी तहकीकाते हिंद? तो अल बेरूनी के द्वारा लिखी गई थी। कहाँ का था? मध्य एशिया का ये विद्वान था और यह किसके द्वारा भेजा गया था? तो फिरदौसी के द्वारा भेजा गया। और भारत के जो संबंध में उसने किस प्रकार की रचना की? तो तहकीकाते हिंद रचना की। उन्होंने किताबें लिखी, प्रसिद्ध रचना जो कि तहकीकाते हिंद के नाम से जानी जाती है, लिखा गया अल बेरूनी के द्वारा है। आगे चलेंगे। इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन के विस्तार का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा भी जाता है कि अल बेरूनी के बुक तहकीकाते हिंद में क्या आपको मिलता है? तो भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार का वर्णन आपको तहकीकाते हिंद में प्राप्त होता है, मिलता है। आगे है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ होता है। पहला चरण में महमूद गजनवी को हमने देखा। अब दूसरा चरण जो शुरू होता है वो 150 बाद तो होता है। 150 बाद जो है तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। इन आक्रमणों का जो है नेतृत्व गौर के शासक मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो गौर का शासक था। मोहम्मद गोरी याद रखेंगे। कहाँ का शासक? गौर का शासक। क्या नाम? मोहम्मद गौरी। और यह जो है यहाँ पर उत्तर भारत में जो है आक्रमण करता है। कौन? उत्तर भारत में 150 साल बाद दूसरा बार जो है आक्रमण शुरू होता है। तो किसके द्वारा? तो ये होता है गौर के शासक थे मोहम्मद गौरी के द्वारा शासन जो है यहाँ पर आक्रमण होता है। उसकी इच्छा केवल लूट मार जो है करने की ही नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। मतलब मोहम्मद गोरी चाहता था कि हम अपने राज्य में उत्तर भारत को जीतकर मिला ले। कहाँ का शासक? गौर का शासक। याद रखेंगे, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कितने 100 साल बाद जो है तुर्कों का दूसरा आक्रमण शुरू होता है? 150 साल बाद। कौन सबसे पहले आक्रमण करता है? तो गौर के शासक करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद गोरी है। क्या चाहता था? तो लूट मार करना जो है उसका नहीं मकसद था, बल्कि उसका मकसद था कि उत्तर भारत को जीतकर हम अपने राज्य में मिला ले। आगे चलेंगे, हम देखेंगे, समझेंगे कि मोहम्मद गोरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। उसने जो है यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग
को जो है नहीं जीता जा सकता। मतलब ये महसूस वो करता है कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग, जो भीतर का भाग है जिसमें चौहान हैं और प्रतिहार है, ये सब जो भाग हैं इसको नहीं जीता जा सकता है। अतः उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। क्या सोचा? तो सिंध और मुल्तान को केंद्र बनाकर आप उस भीतरी भारत को नहीं जीत पाएंगे। तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि केंद्र बनाया किसको? तो पंजाब को। मोहम्मद गौरी के द्वारा कहाँ पर केंद्र बनाया गया भारत में विजय का केंद्र? तो पंजाब में। पंजाब क्या बनाया गया? मोहम्मद गौरी के विजय का केंद्र बनाया गया। देखिएंगे आगे कि पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। जब ये विजय प्राप्त करता है पंजाब में, तो वह अजमेर और दिल्ली के राजा कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। उसकी सीमा जो है टच अब करने लगी थी जब पंजाब मोहम्मद गौरी जीत लेता है तब। देखिए 1991 में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से ये याद रखेंगे। जब जो है पंजाब जीतता है, जब यहाँ पर उसका संपर्क जो है सीमा जो है स्पर्श सीमा लगता है पृथ्वीराज चौहान से, तब क्या होता है? अजमेर और दिल्ली के कौन राजा थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। और 1991 में तब कहाँ पे? तो 1991 में भटिंडा के निकट तराइन गांव, कौन गांव? तराइन। कहाँ? भटिंडा के निकट। कब? 1991। कौन युद्ध? प्रथम तराइन का युद्ध के नाम से जाने जाने वाला कब होता है? 1991 में। कौन हारता है? मोहम्मद गौरी हारता है। याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1991 में किसके हाथों हारा? पृथ्वीराज चौहान के हाथों में। कौन युद्ध? तराइन का युद्ध। कहाँ है? भटिंडा के निकट। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ? 1991 में। किसके साथ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। कब हुआ? 1991 में। कहाँ हुआ? भटिंडा के निकट तराइन गांव में। इसीलिए इसको क्या कहा गया? तराइन का प्रथम युद्ध। कौन पराजित हुआ? गौरी मोहम्मद गौरी। तो ये आप याद हमको लगता है आपको हो गया होगा। हमने कोशिश की आपको याद कराने की। अब हम दूसरा युद्ध को भी याद करेंगे। चलिए, दूसरा युद्ध है। इस पराजय की परवाह किए बिना जो है 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। कब? तो 91 में प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध होता है 92 में। 91 में प्रथम, दूसरा 92। किसके भी? दोनों जो है पृथ्वीराज चौहान और गौरी। प्रथम में गौरी हारता है, दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हारता है। कब हारता है? तो 1192 में हारता है। कब जीतता है? तो 1191 में जीतता है। कब किसको हराया ये आपको याद हुआ? नहीं हुआ? एक बार और देखिए। 1191 कहाँ लड़ाई? तराइन में। कहाँ? तराइन, भटिंडा के निकट। प्रथम युद्ध किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान गौरी के बीच। कौन हारा? गौरी हारा। चलिए दूसरा। उसके बाद 1192 कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान। कहाँ हुआ? तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध। बस वही गांव में हुआ, मैदान में हुआ। और वह इसके नाम क्या है? तराइन के द्वितीय युद्ध। कब हुआ? तो 1192। कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता? मोहम्मद गौरी। ये याद रखेंगे। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा है कि आप नाम नहीं ले सकते, इतना बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका है कि जब वो हार जाता है तब क्या होता है? तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना लगभग निश्चित कर दिया। जब यह पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है तो तुर्की का जो है राज्य की स्थापना उत्तर भारत में जो है निश्चित हो जाता है। गौरी के भारत पर आक्रमण के दूरगामी परिणाम हुए, और यह जो है दूरगामी परिणाम गौरी के होते हैं। कहाँ का शासक? तुर्क का शासक। गौर का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। गौर का शासक कौन? मोहम्मद गौरी। जो है 150 साल बाद यह जो है प्रथम के बाद तुर्क का जो आक्रमण होता है 150 साल बाद उत्तर भारत में होता है। आते ही जो है किसको हराता है मोहम्मद गौरी? तो पहले तो पंजाब को केंद्र बनाता है, उसके बाद क्या करता है? तो पृथ्वीराज चौहान के, और यहाँ पर दिल्ली और अजमेर का जो है क्षेत्र किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। वहाँ पर उसका क्षेत्र मिलता है, सीमा मिलता है, स्पर्श करता है, तो लड़ाई होता है भटिंडा के निकट तराई गाँव में। प्रथम युद्ध 1191 कौन हारता है? मोहम्मद गौरी। और कौन जीता है? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा 1192 कौन जीता है? मोहम्मद गौरी। कौन हारता है? पृथ्वीराज चौहान। और यह जीत उत्तर भारत में जो है तुर्क राज्य की स्थापना का जो है निश्चित कर देता है। ये आप याद रखेंगे, हमने एक शॉर्ट फिर से आपको बताई। आगे है कि यह दूरगामी परिणाम होते हैं इसके जीत। इसके जो हैं
इसके फलस्वरूप दिल्ली जो है सल्तनत काल की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है दूरगामी परिणाम होता है और उसके बाद ही जो है फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। क्या होती है? तो इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसका हम अध्याय अगले अध्याय में हम करेंगे इसके अध्ययन विस्तार से। ये क्षेत्र देख सकते हैं और उसके बाद हम चलते हैं दक्षिण राज्य की ओर। यहाँ पर जो है बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट को हमने मोहम्मद गजनवी से लेकर मोहम्मद गौरी तक देखा। यहाँ से क्वेश्चन आपको तराइन, पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कब होता है तराइन का प्रथम युद्ध, कब होता है द्वितीय युद्ध, कब हारता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1191 1192 याद रखेंगे, किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी के बीच। कौन पहला हारता है? तो मोहम्मद गौरी हारता है। दूसरा कौन हारता है? तो पृथ्वीराज चौहान हारता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे दक्षिण के राज्य में। देखिए लिखा गया है कि उन दिनों उत्तर भारत की तरह जो है दक्षिण भारत में भी, मतलब जो उत्तर भारत में घटनाएं हो रही थी, तो उस समय जो है दक्षिण भारत में भी अनेक राज्य थे। मानचित्र 2 में हमने देखा कि यहाँ पर गौर करने के लिए कहता है कि कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी से दक्षिण के जो सुदूर राज्य थे वो दक्षिण के राज्य थे। जो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको चित्र में दिखेगा कि ये जो क्षेत्र है जो कावेरी और यहाँ पर कृष्णा का जो है ये उत्तर का राज्य होता था और ये जो है दक्षिण का राज्य होता था। आगे चलेंगे। जो ये दक्षिण पथ, जो ये क्या है दक्षिण पथ, ये उत्तर का पथ था, ये दक्षिण का पथ था। इसी में जो है यहाँ पर जो है राज्य और यहाँ पर राज्य, ये दक्षिण के राज्य होते थे। ये जो यहाँ से लाइन चल रहा है ना, इसके नीचे ये सारे दक्षिण के, ये जब ऊपर जाएंगे तो उत्तर का पथ हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो दक्षिण का पथ हो जाएगा। यही जो है कि उत्तर जो यहाँ पर है, यहाँ पर से हम चित्र आपको अब जो नक्शा बनाते हुए समझाते चलेंगे। देखिए कि कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य दक्षिण पथ के राज्य, ये आपका दक्षिण भारत हो गया। ये कृष्णा नदी यहाँ पर है, तो ये कृष्णा नदी के उत्तर, जो कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य दक्षिण पथ, ये जो है कृष्णा नदी के उत्तर, ये दक्षिण पथ जो होता है और के राज्य, और तथा कृष्णा से दक्षिण, ये कृष्णा के कहाँ? तो दक्षिण, ये जो है दक्षिण है। तो राज्य जो थे वो सुदूर दक्षिण के राज्य थे। ये जो है ये सुदूर दक्षिण के राज्य थे और ये जो है उत्तर के थे। आगे चलेंगे कि दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट तथा चालुक्य प्रमुख थे। ये आपको याद है ना कि चालुक्य और राष्ट्रकूट जो है यहाँ पर क्यों प्रमुख था? तो चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर चोर चेर पांड्य जो है आते हैं, उसके बाद जो है काम क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है कौन प्रसिद्ध था? तो राष्ट्रकूट और चालुक्य जो है इस क्षेत्र में दक्षिण पथ के राज्यों में आपको ये प्रसिद्ध प्रमुख थे। इनके बारे में आप समझ चुके हैं। आगे चलेंगे कि सुदूर दक्षिण के राज्यों में, यहाँ पर सुदूर जो दक्षिण का ये जो क्षेत्र है, उत्तर का क्षेत्र छोड़ के ये जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, हमने दक्षिण पथ के बारे में पहले पढ़ा भी है। यहाँ पर दक्षिण पथ में जो है राष्ट्रकूट और चालुक्य था और चालुक्य ने राष्ट्रकूट को हराया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सुदूर दक्षिण में जो है चोर चेर और पांड्य आदि प्रमुख थे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आधुनिक मदुरै क्षेत्र में जो चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य थे। क्या था? तो आधुनिक जो मदुरै का क्षेत्र है उसमें चोल साम्राज्य के दक्षिण में जो है पांड्य राज्य था। क्या था? तो आपको आधुनिक में जो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आधुनिक जो है मदुरै का क्षेत्र है उसमें कौन था? तो चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। चोल साम्राज्य के दक्षिण में कौन था? यहाँ पर चोल था, तो इसके दक्षिण में था आपको पांड्य राज्य। आधुनिक केरल जो प्रांत है उसमें चेर राज्य का शासन था। ये जो क्षेत्र है ये आधुनिक केरल जो अभी देख रहे हैं इसमें चेर वंश था। कहाँ था? तो चेर वंश का शासन कहाँ? तो आधुनिक केरल में आपको मिलता है। और आधुनिक जो मदुरै में आपको जो क्षेत्र है, आधुनिक मदुरै का जो क्षेत्र है उसमें जो है चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। यहाँ पर कहाँ था ये चोल? ये था चोल। और इसके दक्षिण में जो है कौन था? तो पांड्य राज्य था। ये हमने पढ़ा। आगे देखेंगे चोल राजाओं के ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु में अपना शासन प्रारंभ किया। कहाँ? तो चोल जो राजा था वो तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। भारत के नक्शे में यहाँ पर आपको तमिलनाडु मिलता है और यहाँ से जो है उसने क्या किया? तो तंजौर मतलब कि राजाओं ने तंजौर के आसपास के जो तमिल के क्षेत्र हैं तमिलनाडु से अपना
तंजौर के आसपास का जो क्षेत्र है उससे जो है अपना तमिलनाडु से उन्होंने शासन आरंभ कर दिया था, प्रारंभ किया। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण के सबसे शक्तिशाली बना लिया। कौन? तो वो था चोल। कौन था? तो चोल। चोल ने क्या किया? चोल ने पल्लव को हरा दिया। क्या किया? पल्लव को हराया और स्थानीय शासकों को पराजित कर दिया और दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बन गया। कौन बन गया? तो चोल बन गया। याद रखेंगे। और यह कहाँ से शासन कर रहा था? तो यह शासन जो है तमिलनाडु से अपना तंजौर के आसपास के क्षेत्रों में कर रहा था और धीरे धीरे ये पल्लव को हराता है और यह जो है वहाँ दक्षिण के क्षेत्रों में सबसे बड़ा शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आरंभिक चोल जो है शासकों में विजयालय जो कि 846 से लेकर 871 तक था। इनके आरंभिक चोल शासक में कौन थे? तो विजयालय थे। और यह जो है कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे और उसने जो है तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का जो है शासक घोषित किया। और कहाँ? तो तंजौर को जीतता है। तंजौर को जीतता है और कहता है जो हम स्वतंत्र राज्य के शासक हैं। कौन? तो विजयालय। कब शासन था? 846 से 871। कहाँ का जो है? तो यह तमिलनाडु से जो है अपना शासन चलाता है, जो तंजौर को जीतता है। चोल का यह जो है दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को शक्तिशाली मतलब कुछ क्षेत्रों में शासक जो थे उसको हराता है, पल्लव वंश के शासक को हराता है, अन्य स्थानीय शासक को हराता है और दक्षिण का जो है सबसे शक्तिशाली क्षेत्र जो है यह राजा बन जाता है। और ये इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आरंभिक चोल के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे और इनका जो है शासन कब है? तो 846 से 71 तक। और उसने क्या किया? तो तंजौर को जो है जीतकर अपने राज्यों में अपने राज्यों को जो है जीतकर अपने आप को जो है एक स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया। आगे ये देखेंगे कि चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा कौन था? तो राजा जो था वो था राजा राजराज प्रथम। कौन था? तो राजा राजराज प्रथम था और उसका पुत्र हुआ राजेंद्र चोल। ये याद रखेंगे। चोल वंश के प्रथम जो है सबसे उल्लेखनीय राजाओं में थे राजराज प्रथम और उसके पुत्र क्या हुए? तो राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के पिता का नाम क्या? राजराज प्रथम। और चोल वंश का शासक कौन था? ये सारे तीन नाम आपने देखा, विजयालय और राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल। याद रखेंगे ये चोल वंश के जो है राजा हैं। आगे है कि राजराज प्रथम जो था, राजराज प्रथम, उसका जो है शासन 958 से लेकर 1016 तक। किस कब? तो राजराज प्रथम का जो शासनकाल आप देखेंगे तो यह 958 से लेकर 1016 तक था एवं कुशल सेना संचालक था और उनके जो है उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। इसके काल को याद रखेंगे। 958 से 1016। कौन? तो राजराज प्रथम। कौन वंश का? चोल वंश का। कहाँ? तो यह जो है दक्षिण के क्षेत्र में। और विजयालय जो है कौन वंश के संस्थापक थे? तो चोल वंश के। कहाँ का क्षेत्र जीता था? तो दक्षिण के। और किसको हराया था? तो पल्लव वंश को हराया था। कहाँ से शासन करता था? तमिलनाडु से। किस क्षेत्र को जीता? तो तंजौर को जीता। कहाँ जो है अपना जो है शासन यहाँ पर अपने आप को घोषित करता है, राजा करता है घोषित, तो दक्षिण के क्षेत्र को। ये किसको जीतकर? तंजौर को जीतकर। और सबसे प्रसिद्ध में उल्लेखनीय में से कौन आते हैं चोल राजाओं में से? राजराज प्रथम। उसका पुत्र कौन है? तो राजेंद्र चोल। कब से कब जो है शासनकाल है राजराज प्रथम का? 958 से 1016। ये आप याद रखेंगे। ये आपसे अगर याद रहेगा तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे तो याद रहे तो भूल ना सके और भूलेगा ना तो क्वेश्चन बनेगा ही। आगे चलिए। आक्रमण किया और राजराज प्रथम जो था दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था। मतलब जो अरब का जो आधिपत्य था दक्षिण जो पूर्व एशिया में व्यापार में, उससे वो परिचित था। अतः वह एक जो है सामुदायिक विजय के लिए निकला और सामुदायिक मतलब सभी को जीतते हुए वह निकल था। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। और यह कौन था? तो राजराज प्रथम। क्या किया? तो जो व्यापार होते थे, जो अरबों का व्यापार था उससे वो परिचित था। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में जो अरबों का जो आधिपत्य था उससे वो परिचित था। तो वो सामुदायिक विजय के लिए निकला। किसने सामुदायिक विजय के लिए अपना कुछ किया? तो वो था राजराज प्रथम। और क्या किया? तो उसने जो है श्रीलंका और मालदीव के नामक जो द्वीप थे उस पर अधिकार जमा लिया और अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। इसलिए इसका नाम जो है जाना जाता है। आगे चलेंगे। आगे है एक जो राजराज
प्रथम का जो राजराज था उसके प्रथम के जो हैं पुत्र हुए कौन, तो राजेंद्र। ये राजेंद्र चोल जो थे इनका काल कब से कब है, तो 1014 से 1044 तक। और राजराज प्रथम का काल कब से कब था, तो 958 से 1016 तक। और उसके बाद पुत्र होते हैं तो इनका जो है काल चलता है 2 साल पहले से ही। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि 1014 से 1044 तक राजेंद्र चोल का काल चलता है। राजराज प्रथम के जो है ये पुत्र थे और यह अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। कौन, तो राजेंद्र चोल जो है अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। किसने जल सेना का गठन किया, तो राजेंद्र चोल। किसने जल सेना का गठन किया, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के पिता का नाम क्या था, तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने किसको चुनौती दी, तो अरबों को। किसको जीता, श्रीलंका और मालदीव के नामक द्वीपों को। ये कहाँ का शासक था, तो दक्षिण का। ये किसके जो है यहाँ पर किस वंश का था, तो चोल वंश का। ये याद रखेंगे। और यह जो है यहाँ पर एक बात और यहाँ याद रखना है, इसके चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय। किसको जीतकर जो है अपने आप को स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया, तो तंजौर को जीतकर। तंजौर जो है नीचे जो है यहाँ पर तमिलनाडु से उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया, तंजौर के आसपास के क्षेत्रों को। और किसको हराया, तो पल्लव शासक को। यहाँ फिर एक बार आपको हमने समझा दिया, बुझा दिया और याद करवाने की कोशिश अगर की हो तो आप बता सकते हैं। हमने हर संभव कोशिश की कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो। अब हम कुछ देखेंगे राजराज प्रथम के जो महत्वाकांक्षीपन की पराकाष्ठा को। उसने क्या किया, तो उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया और उसने 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्वक थे। कौन थे, 2 युद्ध उन्होंने बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्वक रूप से लड़ा था। 2 युद्ध, उसके 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्वक थे। तो एक क्या था, तो एक तो वह अपने एक तो वह जिसमें उसकी सेनाएं पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंची। ये देखेंगे, ये जो भारत का क्षेत्र है ये पूर्वी तट, तो यहाँ इसको पार करते हुए उड़ीसा को ये गंगा के क्षेत्र तक पहुंचता है। गंगा के क्षेत्र तक पहुंचता है। पूर्व का सेना जो है ये सेनाएं जो पूर्व भारत के समुद्री तट से होकर ये समुद्री तट से होता हुआ उड़ीसा को पार करते हुए गंगा नदी के तट तक पहुँचता है। और राजेंद्र का दूसरा जो अभियान है वह पहला अभियान ये अभियान यहाँ पर याद रखेंगे, भारत के समुद्री तट से होते हुए गंगा जो है उड़ीसा से होते हुए गंगा नदी तक पहुँचता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो अभियान होता है वो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कि दक्षिण मलयालम प्रायद्वीप तथा सुमात्रा जो दक्षिण यहाँ से जो है ये देखिए, ये जो है एरिया जो श्रीलंका का है और दक्षिण पूर्व एशिया, ये इसी को दक्षिण पूर्व एशिया आप कहते हैं। इसमें आपको आता कौन है, तो दक्षिण मलया प्रायद्वीप और सुमात्रा के देशों में हुआ था। ये दूसरा अभियान जो है यहाँ पर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। पहला अभियान जो है उड़ीसा से होते हुए पार कर गया, कहाँ पर समुद्री तट पार करते हुए कहाँ पहुँच गया, तो गंगा के क्षेत्र में पहुँच गया था। आगे देखेंगे, हमने यहाँ पर राजेंद्र के 2 अभियान जो है बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे, जो कि एक गंगा तक पहुंच गया, दूसरा जो है ये सुमात्रा तक पहुंचता है देशों तक। ये श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ। आगे देखेंगे, इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया, जल का भी और थल का भी। थल से जो है यहाँ पहुंचा कहाँ पे, तो गंगा के तट तक, और जल से जो है वो श्रीलंका तक पहुंचता है। इस अभियान का जो है मुख्य उद्देश्य अपने राज्यों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। और ये जो है चाहता था कि मेरा जो व्यापारिक जो उद्देश्य है उसकी जो है रक्षा हो, ये इसी उद्देश्य से वो किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। आगे देखेंगे चोल प्रशासन, यहाँ पर उसका प्रशासन कैसा था, प्रशासन के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो चोल राजाओं के अनेक अभिलेखों से उनकी जो है शासन व्यवस्थाएं की जानकारी मिलती है। मतलब उस अभिलेख से चोल की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन है, उसका अभिलेख आपको मिलता है। देखिए, एक शब्द यहाँ पर आप देखेंगे चर्चा करने के लिए कहता है कि आज की नागरिक सेवा से चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना करें। देखते हैं कि चोलकालीन नागरिक सेवा क्या है। तो राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसका प्रशासन हम पढ़ रहे हैं। फिर भी शासन कार्यों के संचालन के लिए वो अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था। क्या लेता था? सलाह लेता था। और उसके आदेश जो
वाक केल्वी, मतलब आदेश मतलब चिरुवाक केल्वी, याद रखेंगे ये शब्द। उसका निजी सचिव लिख लिया करता था, मतलब उसका आदेश जो होता था, आदेश को क्या बोलते हैं, चिरुवाक केल्वी बोलते हैं, जो निजी सचिव लिखता था। कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, इनमें जो है ओलेनायकम, मतलब प्रधान सचिव। यहाँ पर ये सारे जो हम एक दो बार हम आपको पढ़ कर सुनाएंगे, और आप जो है यहाँ से जो भी जिस नाम से पुकारे अधिकारी जाते थे याद रखेंगे। चलिए, पहला आपका है कि जो आदेश होता था उसको क्या कहते हैं, तो आदेश को बोलता था चिरुवाक केल्वी, और दूसरा जो सचिव होता था इसको लिखता था। तीसरा देखेंगे जो अधिकारी के नाम, उसमें से आपको एक अधिकारी नाम रखेंगे याद, जो ओले नायकम जो होता था, ओले नायकम जो प्रधान सचिव क्या होता था, ये प्रधान सचिव होता था, ओले नायकम प्रधान सचिव ओले नायकम। चोल के प्रधान सचिव को क्या बोलते थे, तो ओले नायकम बोलते थे। ओले नायकम किसको बोलते थे, तो प्रधान सचिव को बोलते थे। चलिए, दूसरा पेरू नंदनम। नंदनम जो है ये कौन थे, तो प्रधान कर्मचारी। पेरू नंदनम कौन थे, तो प्रधान कर्मचारी। प्रधान कर्मचारी को चोल वंश में जो है चोल के शासन में जो है किस नाम से जाना जाता था, तो पेरू नंदनम प्रधान जो है कर्मचारी होता था। प्रधान कर्मचारी का नाम क्या था जो उस काल में जाना जाता था, मतलब इस नाम से जाने जाते थे, तो पेरू नंदनम जो प्रधान कर्मचारी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। दूसरा देखेंगे जो सिरुतर्रम है वो निम्न कर्मचारी। प्रधान कर्मचारी पेरुनंदनम, सिरुतर्रम जो है वो निम्न कर्मचारी, और जो प्रधान सचिव होता था वो ओले नायकम होता था। ओले नायकम प्रधान सचिव, पेरुनंदनम प्रधान कर्मचारी, सिरुतम जो है वो निम्न कर्मचारी। ये उल्लेखनीय शब्द आपको याद, उल्लेखनीय शब्द मिलते हैं। और इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों से सुसंगठित नागरिक सेवा, मतलब सिविल सर्विस का जो है विकास किया। और यह जो है सुसंगठित जो नागरिक सेवा था, यही जो है सिविल सर्विस का विकास आपका मिलता है, जो चोल शासक से आपको मिलता है। सिविल सर्विस का विकास कहाँ से मिलता है, तो चोल शासकों के सुसंगठित नागरिक सेवा से मिलते हैं। आगे है कि चोल संपन्न जो है राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। ये याद रखेंगे, चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, मतलब संपूर्ण चोल राज्य को क्या कहा जाता था, राष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संपूर्ण चोल राज्य को किस नाम से जाना जाता था, तो राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण जो है राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त थी, और जो संपूर्ण इकाई में विभक्त होते थे उसको जो है मंडल कहा जाता था। कई इकाई में ये विभक्त संपूर्ण राष्ट्र होते थे, और यह जो है मंडलम का जो है जिनको क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। याद रखेंगे, प्रशासन की सुविधा हेतु जो है राष्ट्र कई इकाई में विभक्त था, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो मंडलम कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मंडलम किसको कहते थे, तो संपूर्ण राष्ट्र की जो कई इकाई होती थी जिसको विभक्त किया गया था, वो मंडलम के नाम से जाना जाता था। ये जो है प्रशासन की सुविधा हेतु बनाए गए थे। प्रत्येक मंडलम जो है कोट्टम, जो प्रत्येक मंडलम जो होता था, जो यहाँ पर इकाई जो राष्ट्र की इकाई है, इकाई को क्या बोलते हैं, तो विवेक जो इकाई है उसको मंडलम बोलते हैं। और प्रत्येक मंडलम में जो है, प्रत्येक मंडलम में क्या, तो कोट्टम क्या, कमिश्नरी। कमिश्नरी को क्या बोलते हैं, कोट्टम बोलते हैं। कमिश्नरी को क्या बोलते हैं, कोट्टम बोलते हैं। और प्रत्येक कोट्टम नाडु, मतलब, और उसके बाद प्रत्येक कोट्टम नाडु मतलब जिला में बटा था। जो प्रत्येक मंडल में जो है, प्रत्येक मंडल कोट्टम नाडु मतलब कमिश्नरी, और प्रत्येक कोट्टम नाडु जो है वह जिला में बटा था। याद रखेंगे, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और पूछे गए हैं। देखिए, यह जो है प्रत्येक मंडलम जो था, प्रत्येक मंडलम कोट्टम में, किसमें, तो कोट्टम कमिश्नरी में, और प्रत्येक कोट्टम जो था वो नाडु में, जो प्रत्येक कोट्टम होते थे वो नाडु में बचा था। कमिश्नर जो है नाडु में बटेगा, जिला के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोट्टम जो बटा वो नाडु में बटा, वो क्या है, जिला। नाडु मतलब जिला, नाडु मतलब जिला, कोट्टम मतलब कमिश्नरी, कोट्टम मतलब कमिश्नरी। अब मंडलम क्या, तो राष्ट्र की इकाई क्या, मंडलम, जो विभक्त इकाई होती थी राष्ट्र की प्रशासन के लिए। तो यहाँ से एक बार हम आपको पुनः चलते हैं लेकर जिला तक। देखिए, प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण राष्ट्र की इकाई में विभक्त था, जिसमें जो है जिन्हें क्या कहा गया, जो संपूर्ण इकाई विभक्त था जिन्हें मंडलम कहा गया। और प्रत्येक मंडलम में क्या था, तो कोट्टम था, जिसको कमिश्नरी कहा गया। और प्रत्येक कोट्टम में नाडु था, जिसको जिला के नाम से आप जानते हैं, जिला में बांटा गया। जो कमिश्नर जो कोट्टम कहलाता है, और नाडु जो जिला कहलाता है, और मंडलम जो की इकाई किसका था, राष्ट्र का था। चलिए, प्रत्येक जो है नाडु कुर्रम मतलब कुर्रम,
तहसील या ग्राम में विभाजित था। यहाँ तक कमिश्नर जो है कोट्टम बन गया नाडू में, नाडू बन गया जो है कुर्रा में। किसमें? तो प्रत्येक जो जिला होता था, जो जिसको कुंडब बोलते नाडू बोलते थे, वो नाडू किस में विभक्त था? कुर्रम में, जिसको तहसील या ग्राम समूह में विभाजित किया गया था। किसमें? तो तहसील और ग्राम समूह में विभाजित किया गया, जो यहाँ पर देख सकते हैं, तहसील और ग्राम समूह में विभाजित किया गया नाडू, जो कि कुर्रम के नाम से जाना जाता था। तहसील और ग्राम समूह। नाडू क्या था? जिला था, कमिश्नरी का था, कोट्टम था, और मंडलम क्या था? तो एक इकाई था संपूर्ण राष्ट्र का। और मंडलम को किस में बांटा? तो कमिश्नरी में, जो कोट्टम कहलाता है, और कोट्टम को किस में बांटा? नाडू में, जो कि जिला कहलाता है, और नाडू को बांटा किस में? तो कुर्रम में, जो कि तहसील और ग्राम कहलाता है। नाडू क्या है? जिला है। आगे देखेंगे कि मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होता था। और यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि मंडलम का प्रधान कौन होता था? तो राजवंशीय जो राजा होते थे वो होते थे। लेकिन कोट्टम और नाडू और कुर्रम के जो हैं अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते थे। राजवंशीय किस में? मंडलम में। मंडलम के प्रधान कौन? तो राजवंशीय। और उसके बाद जो कोट्टम होता था, जो कमिश्नरी, जो नाडू जो मतलब जिला, जो कुर्रम जो क्या, जो तहसील या जो है ग्राम समूह। इसके अधिकारी जो होते वो क्या होते थे? कर्मचारी होते थे। अपने सभी क्षेत्र की गतिविधियां की सूची अपने से ऊपर वाले इकाइयों को देते थे। यहाँ से चलता था, कहाँ से? कुर्रम से नाडू गया, नाडू से कोट्टम गया, कोट्टम से मंडलम गया। ये जो है ऐसे काम चलते थे। याद रखेंगे, नाडू मतलब जिला, कुर्रम मतलब तहसील, कोट्टम मतलब कमिश्नरी, और मंडलम जो कि इकाई था संपूर्ण राष्ट्र का, जो प्रशासन का। और राष्ट्र जो है किस में बटा था? इकाई में। इकाई कौन था? एक था। इकाई जो होता था उसमें जो है मंडलम, इसको जो विभक्त था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? तो मंडलम के नाम से जाना जाता था इकाई को। और इकाई में क्या था? तो कोट्टम था, जिसको कमिश्नरी कहते हैं। और कोट्टम में जो है, कोट्टम को किस में बांटा गया? नाडू में, जिसको जिला कहते हैं। और नाडू को किस में बांटा गया? कुर्रम में, जिसको तहसील या ग्राम कहते हैं। नाडू क्या था? तो जिला था। और यहाँ पर जो है मंडलम का प्रधान कौन होता था? तो राजवंशीय होता था। राजा का जो है, जो राजकुमार होते थे वो होते थे। और जो है कोट्टम, नाडू और कुर्रम के जो है अधिकारी कौन होते थे? तो कर्मचारी होते थे। और यह जो है अपनी सूचनाएं किसको देते थे? तो एक से ऊपर एक को। चलिए अब हम ग्राम स्वशासन को देखेंगे। हमने देखा यहाँ पर जो प्रशासन होता है ऊपर में जो चलता था राज्य में, वो। अब हम चलेंगे ग्राम प्रशासन की ओर, जो चोल के प्रमुख जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं और आपके लिए यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए 2-3 पन्ने और बचे हैं, उसके बाद हम इसको समाप्त करने की और अग्रसर होंगे। देखिए क्या है उसके प्रशासन में, ग्राम स्वशासन में। ग्राम स्वशासन क्या था? अब है देखेंगे कि गांव का स्थानीय जो स्वशासन चोल शासन जो है प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। जो यहाँ पर प्रणाली थी चोल शासन की गांव में, वो बहुत ही अच्छा था। इसमें देखेंगे कि बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न कर स्वयं जो है गांव वालों द्वारा किया जाता था। क्या होता था? कर्मचारी यहाँ पर जो है शासन नहीं करते थे, संचालन जो है वो नहीं करता था। कौन करता था? तो गाँव वाले करते थे। और यहाँ 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। चोल साम्राज्य में है जो है ग्राम सभा का उल्लेख कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन शासन? स्वयं गांव वाले कर्मचारी करते थे? नहीं करते थे। यही इनकी प्रमुख विशेषता थी। ये आपके जो है बात यहाँ पर कहा भी गया है कि अपने विद्यालय में गांव की तरह जो है समिति कार्य करती है या नहीं करती है। यदि हाँ करती है तो कैसे करती है आप बताएंगे। यहाँ पर हम जो है उल्लेख देखेंगे ग्राम सभाओं जो है का उल्लेख 3 प्रकार से क्या क्या है। तो उर एक होता था, उर जिसको क्या बोलते हैं? सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। उर क्या थी? तो सर्वसाधारण सर्वसाधारण लोगों की जो है ग्राम सभा। जो सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा को क्या कहते थे? तो उर कहा जाता था। उर क्या था? तो सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। उर क्या था? तो सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा को क्या कहते थे? तो उर कहते थे। ये याद हुआ। चलिए दूसरा चलेंगे। दूसरा उल्लेख जो है सभा या महासभा, गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों जिन्हें क्या कहा जाता था? वैक्सीकेज, सॉरी ये गलत कुछ लिखा गया है। इसमें जो है आपको याद रखना है कि सभा और जो है महासभा जो होते थे ग्राम के वरिष्ठ ब्राह्मणों को, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो जिनको हम 1 मिनट में आपको हम बताते हैं कि इनको क्या कहते थे। आप ये जो है याद रखेंगे। यहाँ पर जो है टाइप इसका गलत है।
चलिए हम आपको बताते हैं कि जो गांव के वरिष्ठ नागरिक, जो वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे, उनको क्या कहते थे, और जो है यहाँ पर सभा या महासभा जो है किन्हें कहा जाता, मतलब ये गांव के जो लोग ब्राह्मण होते थे, जो ब्राह्मण और वरिष्ठ नागरिक होते थे, उनको जो है सभा और महासभा का जो है मुख कहा जाता था। मतलब मुख होते थे, वो जो है केंद्र बिंदु में होते थे, और ये सभा की थी। और यह आपको याद रखने हैं, जो सभा का जो महासभा होता था, सभा या महासभा होता था, उसमें मुख्य रूप से कौन थे, तो ब्राह्मण और गांव के वरिष्ठ नागरिक होते थे। इसीलिए जो है इनको गांव के वरिष्ठ जो है गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे, जिनको इसमें आपको इनको मंगलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिन्हें मंगलम कहा जाता था। गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे जिनको मंगलम कहा जाता था। ये ग्राम जो है सभा और महासभा, ये याद रखेंगे। तीसरा पहला था और जो कि सर्वसाधारण के लोग होते थे, ग्राम सभा थी। और दूसरा था सभा और महासभा, जिनमें जो है वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे, जिनको जो है मंगलम कहा जाता था। याद रखेंगे, मंगलम। आगे है कि नगरम। तीसरा था नगरम। नगरम जो होता था वो व्यापारी समुदाय के महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। क्या थी? तो ये व्यापार का जो है प्रशासकीय सभा था, वो था नगरम। यहाँ पर याद रखेंगे, आपको दिया गया जो गांव के लिए ये थे, जो ऊर्ध था सर्वसाधारण लोग, दूसरा सभा महासभा जो ब्राह्मण थे उसको मंगलम कहते थे, जिन्हें मंगलम भी कहा जाता था। तीसरा जो कि नगरम था, व्यापारी समुदाय के जो है महत्वपूर्ण प्रशासन किया सभा थी। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट है आपका कि ग्राम सभा शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियां का गठन करती थी, जैसे सामान्य प्रबंधन समिति। यहाँ पर याद रखेंगे, ग्राम सभा जो है क्या करती थी, तो कई समिति का गठन करती थी। जैसे कि यहाँ पर सामान्य प्रबंध समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, लेखा जोखा समिति आदि। ये जो है समितियां गठन की जाती थी। किससे? तो ग्राम सभा शासन के कार्यों के संचालन के लिए समिति गठन होती थी। इनमें से आपको संबंध याद रखना है, सामान्य प्रबंध समिति, उपवन समिति, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, लेखा जोखा समिति। समिति को बड़ियम कहते थे। समिति को क्या कहते थे? बड़ियम। ये क्या करता था? तो ये समिति होते थे उपवन के, सिंचाई के, कृषि के, शिक्षा के, इन सारी समिति को बड़ियम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बड़ियम को जाना जाता था? तो समिति के नाम को बड़ियम कहा जाता था। बड़ियम जो है किसको कहते थे? समिति को बड़ियम कहते थे। इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा के अनेक कार्य करती थी, जैसे कि मंदिर तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख, व्यापार की सुविधाओं के, राजपथों का निर्माण एवं मरम्मत, सिंचाई आदि। ग्राम जो सभा के जो सदस्य होते थे उसका चुनाव जो है लॉटरी द्वारा किया, इसका चुनाव होता था। किसके? तो ये सभा के सदस्य जो होते थे चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता था। समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई थी। जो समिति का सदस्य होगा, जो कि यहाँ पर लेखा जोखा, सम्मान प्रबंध समिति, उपवन समिति, ये जो बड़ियम जो होंगे उनके लिए क्या था? तो बड़ियम के लिए आपको कुछ योग्यताएं होनी चाहिए थी। और जो सदस्य जो आम जन लोग होते थे उनके लिए लॉटरी का व्यवस्था किया गया था और इसे चुनाव होते थे। जो है इसकी जानकारी उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलता है। उत्तर मेरूर के अभिलेख से क्या मिलता है? तो चुनाव होते थे और इसमें जो है समिति के लिए कुछ योग्यताएं होती थी, निश्चित होती थी। समिति का जो है लॉटरी से, जो सभा के सदस्य होते उनका चुनाव जो है लॉटरी से किया जाता था। और कुछ जो है समितियां होती थी जो कि सारे काम काज को करती थी, मरम्मत का काम करती थी, देखरेख का काम करती थी, सार्वजनिक जो मंदिर होते थे उसका जो है मरम्मत होता था, बनता था, ये सब जो काम किया करते थे। इसका आपका किस अभिलेख में? उत्तर मेरूर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ये अभिलेख देखेंगे, अभिलेख में लिखा गया है कि तमिलनाडु के जो थिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। मतलब वही सभा के सदस्य बन सकते हैं जहां पर जो है भू राजस्व वसूला जाता हो और ऐसी भूमि के स्वामी वो आदमी होंगे। उनके पास जो है अपना घर होना चाहिए और उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष की होगी, वही जो है सभा के सदस्य हो सकते हैं। क्या होंगे? भू राजस्व वसूला जाता हो, उम्र 35 से 70 हो और उनका अपना घर हो और उन्हें जो है वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये जो है सभा के सदस्य
सदस्य जो इच्छुक लोग होंगे, ये सब उनका जो है क्राइटेरिया था। उन्हें जो है प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनको जो है प्रशासन की भी अच्छी जानकारी और ईमानदार होना चाहिए। कैसा? तो ईमानदार होंगे। अभी तो जानते हैं प्रशासन में जो है ईमानदारी किस नाम की है, और जो है उस समय जो है प्रशासन में ईमानदारी को खोजा गया था, और वह जो है कुछ प्रशासनिक मामलों की भी जानकारी, ईमानदार भी होंगे, 35 साल से 70 साल उम्र होगी, अपना घर होगा, भू राजस्व वसूला जाएगा वहाँ पे, ये सब सारे जो होंगे वो सदस्यता के इच्छुक रखने वाले लोगों के लिए ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए होंगे। और यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति के सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति के सदस्य नहीं बन सकता। ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई भी समिति का 3 साल सदस्य बन गया, जो कि कर था, लेखा जोखा था, वन था, जो सिंचाई था, इसमें से कोई भी किसी में समिति में अगर सदस्य रह गया तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खातिर राजस्व जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब जो अपने और जो संबंधियों के खातिर अगर राजस्व नहीं जमा करता है तो वो क्या करेगा? चुनाव नहीं लड़ेगा। हम आगे भव्य मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही यहाँ पर भव्य मंदिर मिलते हैं। जो देख रहे हैं ये मंदिर है, क्या है? बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर। ये बृहदेश्वर मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। ये प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, अभी अपने चोल साम्राज्य एवं उसकी कुछ विशेषताओं को देखा। आप सोच रहे होंगे कि इस साम्राज्य के शासक अपना ज़्यादा समय युद्ध में ही बिताते होंगे, लेकिन चोल राजाओं द्वारा कई वैभवशाली और जो है भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें से तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। ये क्या है? तो आपसे पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तंजौर में। कहाँ पर है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तंजावुर इसको बोलते हैं, जो तंजौर में। एवं जो है गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर प्रसिद्ध हैं। कहाँ? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, और गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर जो हैं यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की सुंदर प्रस्तुति करती है। ये प्रस्तुत है, यह जो है किस के लिए? तो स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए। कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? तो बृहदेश्वर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर प्रसिद्ध है। किसके शासनकाल में? तो चोल के शासनकाल में। ये याद रखने की जो है टॉपिक है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है अब हम इसकी जो विस्तृत जानकारी मंदिरों के पूजा पाठ में देखेंगे, इसके जीवन की गतिविधियाँ कैसी चलती थी, ये सब बात जो है 5वें इकाई में हम पढ़ेंगे। देखिए, चोल शासकों के काल में जो है राजाओं, व्यापारियों तथा धन्य लोगों द्वारा मंदिरों को काफ़ी मात्रा में सोना, चांदी एवं बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त भूमि तथा ग्राम दान दिए जाने लगे। किसके शासनकाल में? चोल शासनकाल में। जो व्यापारी द्वारा धन, मंदिर के लिए जो है सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न और भूमि जो है दान दिए गए थे। इसमें जो है इससे मंदिरों के कर्मचारियों, मंदिर के लिए जो काम करते थे लोग, उनके लिए, जैसे कि पुरोहित होते थे, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि की जो संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, और इन कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले अनाज तथा बाद में भूमि भी दान जो है दी जाने लगी। कर्मचारी को किया गया तो उनकी सेवा के लिए अनाज दिया गया, बाद में भूमि दी गई। और क्यों बढ़ा? इसमें जो है बावर्ची बढ़े, मालाकार बढ़े, पुरोहित बढ़े, संगीत नर्तक बढ़ा। इनकी संख्या क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी क्योंकि व्यापारी जो होते थे, राजा जो होते थे, जो धन्य लोग होते थे, वो मंदिर को बहुत सारा सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न, भूमि जो है, ग्राम जो है दान दिया करते थे। गाँव के गाँव दान दे दिए जाते थे। ये जो है इसके कारण ये बढ़ने लगे। और जो दास होते थे, जो यहाँ पर काम करने वाले होते थे, जो कर्मचारी होते थे, या क्या थे, ये सब पुरोहितों का काम करते थे, बावर्ची होते थे, इनको जो है सेवा करने के लिए अनाज दिया गया, और बाद में भूमि भी दान में दी गई थी। भूमि जो है दी जाने लगी थी। मंदिरों द्वारा जो है भूमि हस्तांतरित करने के कारण मंदिर की आर्थिक व्यवस्था, जो मंदिर द्वारा भूमि का हस्तांतरण होता था, तो इससे क्या हुआ? हस्तांतरण होने के कारण भूमि का जो मंदिर का जो आर्थिक व्यवस्था में सामंती प्रवृत्तियों का समावेश हुआ, और इस प्रकार जो सामंती प्रवृत्ति था, इसका जो है समावेश होता है। और हस्तांतरित भूमि से अतिरिक्त कर की मांग से किसानों की परेशानी बढ़ी। सामंती मतलब आप तो समझ रहे हैं, जो राजा हार के होता था, जो कर्मचारी होता था, जो किसी को कर्मचारी बनाया जाता था, किसी को कुछ मतलब कुछ पद जो है दिए जाते थे, वही सामंती होते थे। प्रवृत्ति का समावेश यहाँ पर होता है। और जो सामंती प्रवृत्तियों का जो है यहाँ पर जब समावेश होता है, तो हस्तांतर भूमि से अतिरिक्त कर की मांग होने लगती है, और किसान इससे परेशान होते हैं।
इसके साथ ही जो है केंद्रीय सत्ता की कमजोर होने पर सामंती ढांचे की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत हुई। जब यहाँ केंद्रीय सत्ता कमजोर हुआ तो सामंती ढांचा क्या हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ। और चोल राज्यों का मंदिर सामाजिक कार्यों का केंद्र भी था। चोल राज्य का मंदिर क्या था, तो वो सामाजिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा था। इसमें जो है उत्सवों, धार्मिक त्योहारों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के एकत्र होने का स्थान मंदिर ही था। और मंदिर में ही जो है ग्राम सभाएं अपनी बैठकें बुलाया करती थी। मंदिर के प्रांगण में ही जो है विद्यालय लगता था। ये सारे पॉइंट जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे है कि आमतौर पर ब्राह्मण ही जो है आमतौर पर ब्राह्मण ही पढ़ते और पढ़ाते थे। इसमें जो है आमतौर पर ब्राह्मण ही जो होते थे वो पढ़ते थे और पढ़ाते थे। इन्हीं विद्यालयों में पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी जाती थी और इन्हीं विद्यालय में जो है पांडुलिपि जो होते थे वो सुरक्षित रखे जाते थे। यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक यहाँ पर है कि भारत के वैसे मंदिरों का पता लगाए जहाँ आज भी भक्तों द्वारा बहुमूल्य उपहार चढ़ाए जाते हैं। दक्षिण में आप देख लीजिए, सोमनाथ के मंदिर में जो है आज भी आपको बहुत ही उपहार बहुमूल्य चढ़ाए जाते हैं। आप दक्षिण के मंदिरों में देख सकते हैं, रामेश्वर मंदिर में देख सकते हैं, बहुत सारे जो है मंदिर है आज भी हैं जहाँ पर बहुत ही महंगे महंगे उपहार चढ़ाए जाते हैं। अब है कृषि और सिंचाई। तो कृषि और सिंचाई में क्या चोल का जो है व्यवस्था था, तो चोल प्रशासन में जो है कृषि और सिंचाई का समुचित ध्यान देकर अपने राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। और उस समय जो है दक्षिण भारत में कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसके बाद क्या होता है, तो इसके अतिरिक्त चोल सम्राटों ने जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का पर्याप्त विस्तार किया। और उस समय दक्षिण भारत में सिंचाई के प्राकृतिक साधनों का अभाव था और इस जो है समस्या का समाधान के लिए सिंचाई के अन्य कृत्रिम जो है साधनों का भी बल दिया गया। और समकालीन स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि सिंचाई के साधनों की रक्षा और विस्तार को पूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता था, या जो है सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। और उस समय सिंचाई के लिए तालाब, मतलब उस समय देखेंगे कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। उसमें जो है तालाब था, तालाब जलाशय जिसमें जो है जल के द्वार होते थे हो, और कुओं का इस्तेमाल होता था, तालाब, कुआं। और वर्षा के जो जल होते थे वो बड़े बड़े तालाबों में एकत्र किए जाते थे। और तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। तालाब यहाँ पर है, खेतों तक पहुंचना है, ये नहर बना दिए गए। यहाँ से जो है यहाँ तक खेतों तक नहरों के द्वारा तालाब सा पानी चला जाएगा। ये देख सकते हैं एक वार्तालाप यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार जो हौज नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह के का जरिए नियंत्रित किया जाता था। यहाँ याद रखना है आपको कि 9वीं शताब्दी में जो है तमिलनाडु का एक जल द्वार, जो ये ऊपर में तस्वीर दिया गया है, और इसमें जो है हौज से नदी के शाखाओं में पानी के प्रवाह का जो है इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। किससे, तो हौज से। और इसमें जो है इस नदी से खेत सींचे जाते थे, और ये जो है नदी इससे खेत सींचे जाते थे। कहाँ, तो तमिलनाडु का ये क्षेत्र है। और हम यहाँ पर कुछ देखेंगे जो कि आपको शब्द दिया गया है कि आनीकट, मतलब आनीकट शब्द जो है ये तमिल में दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, आनीकट। आनीकट मतलब दो शब्द तमिल का मिलकर बनता है। एक होता है अरनी, मतलब आम जो बांध, और कट्टू मतलब अर्थात मतलब निर्माण, मतलब आनीकट मतलब होता है बांध का निर्माण। ये याद रखेंगे, जो दो शब्द तमिल का है, एक है अरनी, दूसरा है आपका कट्टू। एक होता है अरनी मतलब बांध, और कट्टू मतलब क्या होता है, निर्माण, बांध का निर्माण मतलब अनिकट। जो चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर बनाया गया अनिकट कावेरी नदी के पानी की सिंचाई के लिए प्रयोग करने वाला प्रथम प्रयास था। कावेरी नदी के पानी के लिए जो है से यहाँ पर सिंचाई के लिए बनाया गया बांध किस नाम से जाना जाता है, और यह जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो चोल शासक द्वारा। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। कौन सा बांध, कावेरी जो है अनिकट बांध किस नदी पर, कावेरी नदी पर। किसके लिए, सिंचाई के लिए। ये किस शब्द से बना है, तो अरनी और कट्टू। अरनी का मतलब क्या, बांध, कट्टू का मतलब क्या, निर्माण। किसके शासनकाल में, चोल शासक। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। क्या नाम था बांध का, अनिकट। ये याद हुआ आपको। चलिए आगे देखेंगे। यह जो है प्रथम प्रयास था सिंचाई के लिए जो है किए गए प्रयोगों में प्रथम प्रयास बांध का आप देखेंगे अनिकट नाम से जाना जाता है।
देखिए, बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बांध और अणिकट भी होते जो राज्य के नियंत्रण में था। क्या था? तो ये अणिकट जो होता था और बांध जो होते थे, ये बांध जो बनाए गए थे कहाँ पे? तो बांध जो बनाया गया था सबसे पहले आपको बनाया गया था कहाँ? तो चोल साम्राज्य में। और बांध किसको कहते हैं? तो बांध होता था अरनी 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 मतलब बांध, और कटु मतलब निर्माण, मतलब बांध का निर्माण, अनिकट। तो ये बांध का जो निर्माण होता था चोल शासक में कावेरी नदी पर बनाया गया और महा अनिकट कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने वाले प्रथम प्रयास था। और यहाँ पर जो है बताया भी गया है कि बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए जो है बांध और अनिकट भी होते थे जो राज्य के नियंत्रण में था। ये बांध और अनिकट जो होता था किसके नियंत्रण में था? तो राज्य के नियंत्रण में। अब जो है जरा गौर करें कि सिंचाई के कार्यों में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इस पर जो है ध्यान देना, पानी का बंटवारा कैसे हो, और ज़्यादातर शासकों एवं गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। और तालाबों की देख रेख करना ग्राम सभाओं का एक प्रमुख कार्य था। तालाब की देख रेख कौन करता था? ग्राम सभा करता था। आगे हम देखेंगे, आगे आपका है पाल वंश। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। पाल वंश के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर बना, हमने याद कराने की कोशिश की, हमने समझाने की कोशिश की, और आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बनाएंगे, ये हमने कोशिश की। चलिए पाल वंश को देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पाल वंश देखेंगे। देखिए, अपने पाल वंश के पहले ही बारे में पढ़ा। गोपाल क्या था? इसका प्रथम जो है सम्राट था जो चुनाव के साथ आता है। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि 8वीं शताब्दी के मध्य जो है पूर्वी भारत जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो है पाल वंश का उदय हुआ। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, जिसका चयन क्या होता है? स्वयं जो है जनता के द्वारा किया जाता है। गोपाल के बाद क्या होता है? तो गोपाल के बाद आता है धर्मपाल, देवपाल और महीपाल। याद रखेंगे, गोपाल, तब आता है धर्म, तब देव, तब मही, ये पाल हैं। मतलब धर्मपाल, देवपाल, महीपाल अनेक राजाएं हुए पाल वंश के। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर गोपाल जो है प्रथम राजा होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं पाल वंश के संस्थापक के रूप में। पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल हैं, गोपाल के पास पूछता है कि कौन राजा बने? तो धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, देवपाल के बाद महीपाल। ये आपको याद रखना है, जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। और स्मरण करें, इनमें से कई राजाओं के द्विपक्षीय संघर्ष जो हैं में भाग लेकर इसे एक केंद्रीय सत्ता बनाने में भरपूर कोशिश की। आपको याद होगा द्विपक्षीय, यहाँ जो है कहाँ जाना था? तो गंगा के क्षेत्रों के तक। यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट था, यहाँ पर आपका कौन था? पाल था, यहाँ पर प्रतिहार था। ये तीनों जो है लड़ते रहते थे, इसी को त्रिपक्षीय जो है संघर्ष कहते हैं। आगे है कि संभवतः जो है बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी थी। पाल वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। कहाँ थी? तो मुंगेर थी। कहाँ थी? मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद धर्मपाल के पाल कौन? देवपाल। देवपाल के कौन? महीपाल। ये किस लिए प्रसिद्ध भी हुए? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसके लिए भी ये जाने गए थे। और यहाँ पर आगे है कि पाल शासकों का जो है काल जो कला, कौशल, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात है। इसमें जो है पाल शासक में आपको कला भी, कौशल भी, स्थापत्य भी, शिक्षा भी ये जाने गए थे। यहाँ जो है हम उनकी मूर्ति कला एवं उनकी शिक्षा में दिए गए योगदान को विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, मूर्ति कला की एक विशिष्ट जो है शैली भारतीय कला की पूर्वी भारतीय जो है मूर्ति शैली है। जो पूर्वी भारत की मूर्ति शैली जो है ये मूर्ति कला की विशिष्ट शैली है। देखिए, जन्म यहाँ पर भारत में जो है ये शैली जो विशिष्ट शैली का जन्म जो है इस समय हुआ था। किसमें? तो पाल के समय ही होता है। और नालंदा, बोधगया, कुर्कीहार और कला के केंद्र बन गए थे। ये जो कला के केंद्र बने थे वो नालंदा था, बोधगया था और कुर्कीहार। ये जो क्षेत्र जो था ये कला का केंद्र बन गया था, और जहाँ पर प्रस्तर और धातु प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। मतलब बहुत ही निर्माण हुआ धातु परमाणु प्रतिमाओं का, और प्रस्तर एवं धातु प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है पाल वंश में। पालकालीन मूर्तियां जो है तात्कालिक धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए जाते थे, जो धार्मिक रूप से बनाए जाते थे। इनमें जो है ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियां
थी। किसकी मूर्ति पाल वंश में मिलती है? ज़्यादातर बुद्ध की, ब्राह्मण, जैन, जो जैन की भी मिलती है मूर्ति यहाँ पर, और एवं जो है अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति आपको मिलती है। पूर्वी भारत की इस जो है विशिष्ट मूर्ति कला में जो है काले स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग किया गया था। किसका जो है इस मूर्ति कला में उपयोग ज़्यादा किया गया? तो काली स्लेटी जो कसौटी पत्थर होते थे उसका उपयोग किया गया था। और इसी शैली की मूर्तियाँ जो मुख्यतः पृष्ठशिला जो है पट्टा पर उकेर कर बनाई गई थी। मतलब पृष्ठशिला पट्टा पर जो है उकेर कर ये मूर्तियाँ बनाए गए थे। प्रारंभ में मूर्तियों के सब जो है प्रभा मंडल अलंकृत नहीं थे, बाद में अलंकृत प्रभा मंडल बनाए गए तथा जो है बनाए गए, साथ ही पृष्ठ शिखा को भी अभिप्रायों से अलंकृत किया गया। यहाँ पर याद रखेंगे जो अलंकृत जो प्रभा मंडल बनाए गए और उसके बाद पृष्ठ जो शिखा था उसके अभिप्रायों को भी अलंकृत किया गया। और पाल कला के अंतर्गत जो है बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्र, वाणी, बौद्ध देव आदि प्रमुख है। यहाँ पर बोधिसत्व, तारा और ये सारे जो हैं बौद्ध देवी प्रमुख थे। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं बनी हैं। मतलब ब्राह्मण देवताओं में जो है विष्णु, शिव ये सब दुर्गा बनते हैं प्रतिमाओं में। जैन मूर्तियों में जो है लगभग सभी तीर्थंकरों का जो है प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। मतलब 24 के 24 आपको देखने को मिलते हैं तीर्थंकर जैन में। पटना संग्रहालय में जो है संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक सारण से प्राप्त अब लोकितेश्वर जो है अब कहाँ पर? सारण से प्राप्त हुआ है। कहाँ पर है? पटना संग्रहालय में है। ये अवलोकितेश्वर भूमि जो है स्पर्श मुद्रा में बुद्ध मैत्रेय की प्रतिमाएं मुंगेर से प्राप्त जो है मकरमुख प्रणाल आदि प्रमुख हैं। मुंगेर में भी मिले हैं मकरमुख, और जो है ये सारण से भी मिलते हैं। अवलोकितेश्वर भूमि स्पर्धा मुद्रा में बुद्ध की जो है मैत्रेय की प्रतिमाएं मिलती हैं। इन्हें आप जो है आज भी पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। पाल शासकों के संदर्भ में जो है समय में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान की स्थापना होती है। देखिए पाल ने क्या किया, तो पाल ने जो ये स्थापना करता है वर्तमान में उदंतपुरी जो आपको दिख रहा है ये आपको वर्तमान में बिहार शरीफ में है। गोपाल ने क्या किया, तो गोपाल ने अपने शासन काल के दौरान उदंतपुरी जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। बहुत बार पूछा गया है किसके द्वारा जो है उदंतपुरी का जो है निर्माण करवाया गया, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया, तो वो गोपाल था। गोपाल क्या था? प्रथम पाल शासक था। किसके द्वारा चुना गया? जनता के द्वारा चुना गया। उसके बाद कौन? धर्मपाल आया, देवपाल आया, महिपाल आया। ये शासन जो है उसके शासन काल में जो है मूर्ति बहुत ही जो है मूर्तियाँ, जैन मूर्ति जो भी मूर्ति होते थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुए। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ मिले हैं सारण में, कुछ मिले हैं मुंगेर में। आज भी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। उदंतपुरी का जो है विश्वविद्यालय का निर्माण, मठ का निर्माण जो है किसने करवाया? तो गोपाल ने करवाया। और उसके बाद आता है धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया? तो धर्मपाल ने अपना आज के भागलपुर जो देख रहे हैं उसमें जो है विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। उदंतपुरी का भी जो है पाल शासक, प्रथम पाल शासक गोपाल ने करवाया। उदंतपुरी का किसने? तो गोपाल ने करवाया। धर्मपाल ने किसने करवाया? किसका करवाया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। उसने नालंदा महाविहार को भी दान दिए। क्या किया? तो नालंदा महाविहार को दान किसने दिया? तो धर्मपाल ने दिया। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। और बिहार शरीफ में आपको क्या मिलता है? जो क्या है? तो उदंतपुरी है। किसने निर्माण करवाया? तो जो है किसने निर्माण करवाया? गोपाल ने करवाया। क्या है? तो विश्वविद्यालय है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो बिहार शरीफ में जो है किसके द्वारा? तो गोपाल के द्वारा। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो धर्मपाल ने करवाया। उसने क्या किया? तो नालंदा महाविहार को दान भी दिए। आपने ये सारे पॉइंट पढ़े। अब आपको कुछ क्वेश्चन 1-2 करना है। चलिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर है कि आप मिलाएंगे। पहला है कि सोमनाथ क्या हो जाएगा? गुजरात। पालवंश हो जाएगा क्या? पालवंश हो जाएगा आपका बंगाल में। और यहाँ पर गोपाल है तो गोपाल क्या था? तो लोगों द्वारा चयनित शासक था। कन्नौज क्या था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए? कन्नौज के लिए। और मध्य भारत जो है गुर्जर प्रतिहार। ये आप जो है मिला लेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और यह जो है चैप्टर आप बार बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। यहाँ से आपको जो है किस बंगाल के जो है कौन शासक थे, यहाँ पर जो है आपको जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है यहाँ पर किसने दान दिया? नालंदा महाविहार को दान किसने दिया? धर्मपाल ने दिया। धर्मपाल ने क्या किया? भागलपुर में जो आपको विक्रम विश्वविद्यालय है बना है।
और आपको जो है यहाँ पर उदंतपुरी जो महाविद्यालय बनता है किसके कौन बनाता है, तो प्रथम शासक गोपाल था, इसके द्वारा बनाया जाता है। ये कहाँ पर अभी है, तो बिहार शरीफ में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने हर संभव कोशिश की आप इसको समझें और समझकर पढ़ते हुए आगे बढ़ें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से चोल वंश की जो है शासन व्यवस्था को याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।